मैं अनामिका यूट्यूब के विद्यार्थी वैरियर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है समास। एग्ज़ाम कोई भी हो, अगर हिंदी आता है तो समास से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं और छात्र इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम आज का अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है समास होता क्या है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को। तो समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों का मिलन होता है। ठीक है, समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों का मिलन होता है। और संधि में क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्णों का मिलन होता है। ठीक है, समास में दो शब्दों का मिलन होता है और संधि में दो वर्णों का मिलन होता है। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, मतलब किसी भी बड़े पद को छोटे पद में लिखना। तो जैसे हो जाता है राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र को राजा का पुत्र न लिख के लिखते हैं राजपुत्र। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे घोड़े पर सवार। ठीक है, तो घोड़े पर सवार इतना लंबा न लिखकर लिखा जाता है घुड़सवार। ठीक है, घोड़े पर सवार न लिख कर लिखा जाता है घुड़सवार। मतलब किसी भी पद को बड़े में न लिखकर उसे छोटे में लिखना ही संक्षेपीकरण होता है। अब समास के भेद कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। जैसे जैसे आप इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे, अपने आप ये 6 भेद याद हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं अव्ययी भाव समास होता क्या है। इस समास में पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है और पहला पद ही प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और पहला पद ही प्रधान होता है। और ट्रिक क्या है, पहला पद छोटा तथा उपसर्ग होता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है, छोटा होता है और पहला पद उपसर्ग होता है। किसी भी शब्द में सबसे पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं और बाद में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यहाँ यथा उपसर्ग हो गया, आ हो गया, प्रति हो गया, अनु हो गया, ऐसे बहुत सारे उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय जो बाद में लगता है, जैसे कि हम कोई शब्द ले देते हैं तत्पर, और तत्पर में बाद में ता लगाते हैं तो क्या हो जाता है, तत्परता। तो ये हो गया प्रत्यय। और पहले लगने वाला शब्द क्या हो गया, उपसर्ग। ठीक है, तो यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथा प्लस शक्ति, यथा प्लस शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। ठीक है, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रति एक, तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा है। प्रत्येक में भी प्रति उपसर्ग लगा है, अनुरूप में अनु उपसर्ग लगा है, आमरण में आ उपसर्ग लगा है, प्रति माह में प्रति उपसर्ग लगा है। तो जहाँ कहीं भी आप उपसर्ग देखते हैं वहाँ पे आप तुरंत पहचान जाएंगे कि अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पहला पद उपसर्ग होता है, ये पहला पद ही अव्यय होता है और यही पहला पद क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये पहला पद छोटा होता है, अव्यय होता है। और पहचानने की ट्रिक है, यहाँ पर हमेशा उपसर्ग लगा होता है। जैसे ही आप उपसर्ग लगा देखते हैं तुरंत मार देते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जब एक ही शब्द बार बार आए तब भी अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जब एक ही शब्द बार बार आता है तब भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, रातों रात, हाथों हाथ, ये सारा क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। जब कभी भी एक ही शब्द बार बार आए, एक ही शब्द बार बार आए, मतलब 2 बार शब्द एक ही हो,
तब वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। यदि यहाँ पे रात और दिन आता है तब यहाँ अव्ययी भाव समास नहीं होगा। ठीक है, जब यहाँ रात और दिन आता है तब यहाँ अव्ययी भाव समास नहीं होगा। तो जब कभी भी एक ही शब्द बार बार आता है तब अव्ययी भाव समास आ जाता है। यहाँ पे योजक चिन्ह लगा होता है। अब आप योजक चिन्ह से कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ठीक है, अब देखते हैं तत्पुरुष समास होता क्या है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लोप हो जाता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता था और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और यहाँ कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ट्रिक क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है। अब हम इसे उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र। तो यहाँ पे क्या है, ये कारक चिन्ह का लोप हो गया है। इधर है घोड़े पर सवार, घुड़सवार, यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रसित, तो यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, यहाँ के लिए क्या है, कारक चिन्ह है, इसका लोप हो गया है। करुणा से पूर्ण, ठीक है, करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण, यहाँ पर से ये कारक चिन्ह का लोप हो गया। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए का यहाँ पर लोप हो गया है। ठीक है, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, यहाँ से कारक चिन्ह का लोप हो गया है। अब तत्पुरुष समास के 6 भेद है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो कर्म क्या होता है, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण में पर। ठीक है, आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो यहाँ पर कर्ता को नहीं लिया जाता है और संबोधन को नहीं लिया जाता है, बाकी बीच के जो 6 होते हैं उसको ही लिया जाता है। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण में पर। तो तत्पुरुष समास में इसी सारे कारक का लोप हो जाता है और जैसे ही कारक का लोप हो जाता है आप फटाफट पहचान जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। जब भी आपको समास पहचानने में कठिनाई आती है तो आप तुरंत समास का विग्रह कर लीजिए। दोस्तों याद रखिए, समास का क्या होता है, समास का विग्रह होता है। क्या होता है, विग्रह, और संधि का विच्छेद होता है। कभी समास को विच्छेद नहीं कहा जाता है, संधि का विच्छेद होता है और समास का विग्रह होता है। ठीक है, जब आपको न समझ में आए कौन सा समास है और आप अगर विग्रह कर लेंगे तो आपको नियम तो पता ही है, तुरंत पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है। और लगातार इस वीडियो को अगर 2 से 3 बार देख लेंगे तो एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि छूट जाए। अब देखते हैं अगला क्या है, कर्मधारय समास। इस समास का प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। ठीक है, इस समास का पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। ट्रिक भी यही है, इस समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरे पद की तुलना की जाती है। ठीक है, इस समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरे पद की तुलना की जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, देव, महान है जो देव, यहाँ देवता की तुलना की जा रही है कि देवता महान है, तो देवता की विशेषण क्या है, महान। चरण कमल, कमल के समान चरण। ठीक है, कमल के समान चरण। लाल मणि, लाल है जो मणि, क्या है, लाल मणि, लाल है जो मणि। तो मणि क्या है, विशेष है और लाल क्या है, विशेषण है। मणि का विशेषण क्या है, लाल है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता, तो मणि की विशेषता क्या है, मणि की विशेषता लाल है और मणि विशेष है और लाल उसकी विशेषता है। इसी प्रकार है नील कमल, नीला है जो कमल, मतलब कमल की विशेषता क्या है, नीला है। कमल क्या है, विशेष है और नीला क्या है, कमल की विशेषता है। तो ये विशेष हो गया और ये विशेषण हो गया।
अब देखते हैं द्विगु समास क्या होता है। इस समास में पहला शब्द संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और यहाँ पे आप जरा सा ध्यान दीजिए, द्विगु में क्या है, द्वि है। जैसे द्वि, त्रि, चतुर, पंचम, द्विगु समास संख्यावाची है। इस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, ट्रिक क्या है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, तो यहाँ पर क्या आ गया, चौ। जैसे यहाँ द्वि है, इसी से आप यहाँ जान लीजिए चौ। दो, दोपहर, दो पहर का समूह। नवग्रह, यहाँ क्या है, नौ, नौ ग्रहों का समूह। यहाँ पर संख्यावाची वाक्य आए हैं। तिरंगा, तिरंगा में क्या है, तीन रंगों का समूह, यहाँ भी संख्यावाची शब्द है। यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची हो, यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची हो परंतु दो पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहा हो तो वहाँ द्विगु समास न होकर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची हो परंतु दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहा हो तो वहाँ द्विगु समास नहीं होता है। यहाँ पर तिरंगा है तो तीन रंगों का समूह, सिर्फ यही इसका अर्थ है। लेकिन यदि अर्थ बदल जाए और तीसरा कोई अर्थ निकल के सामने आ रहा है तो वहाँ द्विगु समास न होकर वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। अब देखते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर अथवा, या, एवं और लगता है। ट्रिक क्या है, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन दोनों पद प्रधान है और यहाँ भाई है तो यहाँ बहन है, दोनों पद विपरीत है, इसी से आप पहचान जाएंगे। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, आगा पीछा, आगे और पीछे। और यदि यहाँ पर धर्मा धर्म आता है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पापा पाप आता है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसको एक बार विग्रह करके देखिए, अगर यहाँ धर्मा धर्म है तो क्या निकल कर सामने आता है, धर्म और अधर्म। ठीक है, अगर इसको विग्रह करके देखेंगे तो धर्म और अधर्म निकल के सामने आ जाता है। तो आई थिंक आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। पाप, अपाप, लाभ और अलाभ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट और लास्ट है बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा पद धारण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर बताया था कि अगर यहाँ संख्यावाची है लेकिन दोनों पद छोड़कर कोई तीसरा पद अगर धारण हो जाता है, दोनों अर्थ निकल कर कोई तीसरा अर्थ निकल जाता है तो वहाँ पर समास बहुब्रीहि हो जाता है। और ट्रिक क्या है, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे त्रिनेत्र, तीन है आंखें जिसकी, अर्थात शिव। तो यहाँ त्रि तो है लेकिन इसका अर्थ चेंज हो जाता है, न त्रि की यहाँ की बात हो रही है और यहाँ न नेत्र की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है शिव जी की। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, मतलब पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपके लिए ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन बजाना न भूलें।